साल था 1764। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के पश्चात और उसी के साथ साथ फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित करवाने के पश्चात अंग्रेज अब भारत में अपना प्रभुत्व बना चुके थे। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के द्वारा भेजी गई इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में अपने अधिकार को जताना शुरू कर दिया था। अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्ण मंशा ये थी कि हम भारत में उपस्थित जितनी धन संपदा है उसको यथासंभव निचोड़ें और सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस भारत पर कुछ भी ना बचे। इस आधार पर अंग्रेजों ने कभी भू राजस्व प्रणाली को लागू करा और कभी व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करा, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करा। इसी के साथ साथ बंगाल में लाए गए द्वैध शासन की बात हो, भू राजस्व प्रणालियों की बात हो, व्यक्तिगत सिद्धांत की बात हो या भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक मामलों की बात हो, इन पर यथासंभव हस्तक्षेप करने के उपरांत भारत में जिस नई क्रांति का आगाज हुआ, जिस संपूर्ण जनमानस का आगाज हुआ, इसी को ही आप 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। संपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन वन बाय वन मैं आपसे करवाने वाला हूं, उसी के साथ साथ एक एक फैक्ट्स जो आपके प्री के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे, आगामी मेंस के लिए बिल्कुल कारगर और सटीक सिद्ध होंगे, और उसी के साथ साथ यदि आप व्यापम, एसएससी, एनडीए जैसे किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, एकमात्र सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आपको सिर्फ संपूर्ण रूप से क्लास देखनी है। एंड तक सेशन में बने रहिए, खुद निष्कर्ष निकाल लेना। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की, जो कि है 1857 की एक क्रांति जिसका प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग हमारे आज के सेशन में। जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देता हूं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कि हम आज इस लाइव क्लास में 1857 की क्रांति की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आपकी ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, या व्यापम के जो आगामी एग्जाम देने जा रहे हैं, इन संपूर्ण क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और जिन लोगों ने कोर्स में एनरोल हुआ है उनको ये क्लासेस सारी संपूर्ण जो है पीडीएफ मिलती है। ठीक है, ये रही उसकी जो है बारकोड। और उसी के साथ साथ मैं आपको हमारे सबसे यूनिक बैच से अवगत कराना चाहता हूं, जो कि है कॉम्बो बैच। जो भी अभ्यर्थी कॉम्बो बैच को ले रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप फिर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ध्यान से सुनना, यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो एग्जाम आपका कोई सा भी हो, जैसे मैंने आपको बोला हालिया एग्जाम अभी आप एमपीएसआई और व्यापम के एग्जाम देखेंगे, ठीक है ना। तो एसआई के साथ साथ ये जो व्यापम के एग्जाम है, ठीक है, व्यापम के एग्जाम जो है, और इन्हीं के साथ साथ मैं आपसे बोल रहा हूं कि पीएससी मेंस, ध्यान से सुनना, पीएससी का मेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कैसे प्रश्न बनेंगे इन पर भी चर्चा करेंगे। कॉम्बो बैच के सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों कि ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ाए ही जाएंगे। इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर पॉलिटी में भी मदद कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, मैं आपको जो है एमपी स्पेसिफिक अपने हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ। मैंने आपको जो है साइंस में बायो के स्पेशल नोट्स दे रखी हैं। अदर बुक्स जो भी हैं हमारी, वो यहाँ पर आपको फ्री मिल जाती हैं। अदर बुक्स, समझना मेरी बात को। और अदर बुक्स के साथ साथ आपको जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे मैंने अभी 2-3 बैच लॉन्च करे थे, वो बैच यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको अलग से कोई भी बैच नहीं परचेज करना रहता यदि आप कॉम्बो बैच का हिस्सा बन जाते हैं तो। क्लियर है? चलिए, अब सभी लोग जुड़ चुके हैं, सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे आज की इस क्लास में। सभी को नमस्कार है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, सभी का दिल से स्वागत है और सभी को जो है बहुत अच्छे से नमस्कार है। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें मित्रों के साथ, और अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बात हो रही है, मैं पूरे टॉपिक को तैयार करा रहा हूं। ये सारे नोट्स आपको कॉम्बो बैच में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना, सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनको मैंने टाइप करवा लिया है। कुछ को धीरे धीरे मैं करवाते जा रहा हूँ। इट विल टेक टाइम, बट नो डाउट हम टाइम पर आपको सारी चीजें अवेलेबल भी करवा देंगे। जो हैंड रिटन है वो ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन दे रखा है, और जो टाइप करवा ले रहा हूँ वो टाइप करवाते चल रहा हूँ।
बात होती है टॉपिक 10 1857 का विद्रोह। बात होती है सबसे पहले प्रश्न की जो बनता हुआ दिखता है, एक प्रश्न बना है पीएससी मेंस में कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था। मतलब बेसिकली नेचर के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है कि इसका नेचर क्या था। आप जिस इतने बड़े विद्रोह की बात करते हैं, इस बड़ी क्रांति की बात करते हैं, इस क्रांति का नेचर क्या था। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, यह केवल सिपाहियों के असंतोष का परिणाम नहीं था। दैट मीन्स कुछ लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग इसको जो है, जैसा अंग्रेज इतिहासकारों को आप देखेंगे तो उन लोगों ने इसको स्पॉय इम्यूनिटी कहा। मतलब कहीं ना कहीं सिपाहियों के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र विद्रोह था, इस तरीके से वो इसको जो है संदर्भित करते हुए दिखते हैं। बट ये केवल सिपाहियों के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह नहीं था। उस दौरान भारतीय जनमानस, चाहे वो रजवाड़े हो चाहे आम जनता हो, इन सब के अंदर एक कुंठा जो है व्याप्त हो चुकी थी। मैंने आपको बोला कि 1764 का ये जो युद्ध होता है, इसके पश्चात बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की पकड़ अच्छी खासी मजबूत हो जाती है। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को लागू करा और बंगाल में द्वैध शासन को लागू करवाने के पश्चात इन्होंने भारत में वन बाय वन जो है एक से एक अधिनियम लेकर आते गए। कहीं वो भू राजस्व प्रणाली की बात हो, जैसे रैयत वाली महालवाड़ी की बात हो जाए, व्यक्तिगत सिद्धांत की बात हो जाए, हमारे यहाँ के लोगों के धर्मांतरण की बात हो जाए और हमारे यहाँ के लोगों को नीचा दिखाने की बात हो जाए, इन सब में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसी के कारण आगे देखो, बल्कि यह वास्तव में औपनिवेशिक शासन के चरित्र लोगों, जिसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं लगभग, देखो मोटे तौर पे कौन कौन है, क्योंकि इनको भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। राजा है, जमींदार हैं, किसान हैं, कारीगर हैं, व्यापारी हैं और पुजारी, इन सबको जो है कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेज जिनके ऊपर जो नीतियां लागू कर रहे थे या इनके जितने अधिकार छीन रहे थे, इन अधिकारों के छीनने के कारण जो है यहाँ पर एक विदेशी शासन के प्रति घृणा जो है या कहीं ना कहीं मन में रोष जो है वो पनप चुका था। और इसी रोष को बस चिंगारी, मतलब पूरे बारूद में बैठा थे और बस उसको चिंगारी दिखाने की एक जरूरत थी। ये चिंगारी अब हम आगे देखेंगे कि कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, क्या कारण हो रहे हैं, प्रश्न क्या बनेंगे, समझना एक एक करके। तो पहला टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि विद्रोह पूछेगा तो आप उसको एग्जैक्ट इन शब्दों में बता के चले आओगे कि यह विद्रोह का स्वरूप कैसा था। मतलब यह केवल, ध्यान से सुनना, जो सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह वह अकेला नहीं था, बल्कि भारतीय जनमानस में एक असंतोष व्याप्त था, वह था 1857 का विद्रोह। क्लियर है? बिल्कुल। हमारे नए मेंबर्स जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी का आभार, और जो बीच बीच में आते हैं मैं उनको पहले से कुछ अपनी गाइडलाइंस बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग अभी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए हैं। सबसे पहले आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, कोशिश करें हायर क्वालिटी आप सेट करें। वीडियो जो देखते हैं उसकी क्वालिटी जब आप हायर सेट कर देंगे तो आपको सारे कंटेंट भी अच्छे से दिखने लगेंगे, पहली चीज। दूसरा, आप नियमित रहें। जो नियमित अभ्यर्थी रहेगा मेरी क्लास में, मैं उसको बोल रहा हूं, वो बिल्कुल पास होगा, 100% पास हो जाएगा। पर आपको एक रेगुलरिटी बनानी होगी। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा लाइव आए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा लाइव आएंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे, डायरेक्ट मैं आपके संवाद स्थापित करूंगा। मैं खुद पर्सनल देखता हूं कि कौन कौन अभ्यर्थी साथ में है, और बस आपको वीडियो के दौरान मैं हो सकता है पर्सनल आपसे बात ना कर सकूं, जो रिस्पॉन्स होगा मैं वो बिल्कुल दूंगा। क्यों? उसके पीछे कारण मैंने ये आपको बता रखा है कि आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसको और ध्यान से सुनिए, ताकि हमारे और आपके बीच में जो पढ़ाई है वो नियमित तौर पे हो जाए। यदि हम देखो ऐसे में 1 घंटे पढ़ेंगे ना, तो 1 घंटे में हम एक एक टॉपिक समाप्त कर देंगे अच्छे से समझना। नहीं तो क्या होगा, आधे समय में बात होगी और आधे समय में कंटेंट दिखेगा। इससे बेहतर है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा और टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत रिप्लाई देता हूं वहीं पर आपको कि इसका जवाब क्या होगा या इसका समाधान क्या होगा। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। अब बात होती है सेकंड, देखो कि प्रकृति कैसी थी। अब प्रकृति के संदर्भ में, चूंकि अब इसको हम डिटेल में लिखने जाएंगे, अब प्रकृति के संदर्भ में क्या बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब इसी को देखो, अभी तो 2 मार्कर अपन ने तैयार कर दिया, छोटे संक्षिप्त रूप में बात हो गई, पर ये प्रश्न कहीं कहीं जब 7 मार्कर में आएगा तब अपन इसको डिटेल में करेंगे। ध्यान से सुनना, जो अभ्यर्थी जो एमपीपीएससी मेंस लिखने जा रही हैं उनको ये प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक क्लास में सब कुछ है,
बस आपको अच्छे से तैयार हो जाना है। समझ गए बात को? मेंस में यहाँ से मतलब इस टॉपिक से बिल्कुल प्रश्न बनता है। प्री में भी बिल्कुल इस टॉपिक से 100% प्रश्न बनता है। वो कैसे बनेंगे इसके जस्ट बाद में वो सारे प्रश्न हैं एक जगह, चिंता मत करो, देखते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात हो गई। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो कि इस विषय पर भारतीय और ब्रिटिश इतिहासकार मतैक्य नहीं है या एक मत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है, उसको ध्यान से आपको सुनना है। जब भी इतिहास एक ऐसा विषय है, मैंने आपको बोला कि इसको तोड़ मरोड़ कर कोई भी कैसा भी प्रस्तुत कर सकता है। सीधी सी बात है, भारतीय इतिहासकारों को आप बैठा लोगे तो वो भारत के पक्ष में बात करेंगे। समझ गए बात को? और विदेशी इतिहासकारों मतलब अंग्रेज इतिहासकारों को यदि आप बैठा लोगे तो वो उनके साइड में बात करेंगे। इसलिए इनकी राय एक जैसी नहीं मिलेगी। पर इसका सबसे बड़ा कारण ये था बच्चों कि अंग्रेज इतने दुष्ट थे, इतने पापी थे, इतने दुराचारी थे कि उन्होंने भारत में जो व्याप्त स्रोत थे, सोर्सेस थे, बुक्स थी, जो भी था, आर्टिकल थे, उन सब को पकड़ पकड़ के जला दिया था। पॉइंट को समझ गए? तो आधी से ज्यादा चीजें क्या लगती हैं कि नहीं यार कहानियां हैं। क्या है? कहानियां हैं। पर सोर्सेज को जलाया गया है, हमारे यहाँ के जो सोर्सेज हैं। इस वजह से भी आप लोग आज वास्तविक चीजों से अवगत नहीं हो पाते। उसके बाद दूसरा देखो, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। दैट मीन्स ये पहला अटेम्प्ट था जहां पर हम सब ने मिलकर या भारतीयों ने पहली बार संगठित होकर अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध जाहिर करा था। समझ गए बात को? नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अंततः जनता की भागीदारी इसने हासिल भी कर ली। हुआ यह था कि अभी थोड़ी देर पहले हम मंगल पांडे और उनसे संबंधित सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली जो मंगल पांडे वाला जो सीन आता है, आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सिपाहियों के द्वारा शुरू किया जाने वाला एक विद्रोह मात्र था। पर धीरे धीरे बोलते हैं ना कि लोग भरे पड़े थे, बस एक चिंगारी देखने की जरूरत थी। तो वो चिंगारी मंगल पांडे के रूप में लोगों को देखने को मिल गई कि नहीं, अंग्रेजों को भी प्रताड़ित करा जा सकता है, मारा जा सकता है, या इनको भी परेशान करा जा सकता है, यदि हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, मिलकर काम करें। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो क्या बात होती है कि विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। जैसे ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसे भारतीय विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसे महान विद्रोह, जैसे भारतीय इतिहासकारों की बात हो गई, कुछ लोग इसे 1857 का विद्रोह कहते हैं, और कुछ लोग जो है इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया। इनमें जो इसे हमारे यहाँ के लोगों के स्वतंत्र भारत का पहला विद्रोह कहने की जो संज्ञा दी थी, वो थी वीडी सावरकर, या इन्हीं को ही आप विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं। सावरकर का इतिहास हमेशा आपको चर्चित हुआ देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर अक्सर लड़ाई करती रहती है, आप देखना कभी। क्लियर है? तो जब 7 मार्कर आए तो इन बिंदुओं पे आपको उनको लिख के आना है। आई होप आपको यहां तक इतना पोर्शन जो है क्लियर हो गया होगा। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनसे संबंधित स्रोतों को चूंकि जला दिया गया था, इस वजह से अधिकांश आज लोग जो है एक जैसे से मतलब एक जैसी बातें कम करते हैं। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। जल्दी से एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दो सभी लोग फटाफट, तो मैं देख लूं कि हाँ आप बात को समझ गए हैं। जल्दी से, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं। और बीच में जब मैं कमेंट करने को आपको बोलूं तो आपको कमेंट्स बिल्कुल करने रहते हैं, क्योंकि आप ये पता चलता है कि आप पढ़ाई वाकई में कर रहे हैं कि फोन चालू करके रख के बैठे। देखो, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, मैं फिर से कहूंगा उनका स्वागत है। और जो भेड़चाल चलना चाहते हैं, जीवन में आनंद लेना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री हैं, उनके लिए शायद ये क्लासेस उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि ताली जो है ना बच्चों, दो हाथों से बजती है, इस बात को समझो। अब तुम नए जमाने के मत होने की कोशिश करना कि नहीं ताली तो जो है हम एक ही हाथ से बचा लेंगे, ऐसा नहीं। ध्यान से सुनो सबसे बात को। मेहनत जितनी मैं कर रहा हूं, उतनी मेहनत यदि तुमने एक बार कर दी ना, तो मैं कह रहा हूं 21 वर्ष की एज में भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। समझे बात को? हमारे टाइम पर इतने सारे सोर्सेस नहीं हुआ करते थे, इतने सारे जो है कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं हुआ करता था। आज आपको सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक मिल रहा है, मतलब लोग परोस के दे रहे हैं, बेटा ये पढ़ लो तुम पास हो जाओगे, और बावजूद इसके तुम लोग आलस कर रहे हो।
ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। समझे बात को? अभी हाल ही में छिंदवाड़ा से एक बच्चे का मुझे कॉल आया और वो कॉल कुछ इस प्रकार से था, जबकि वो खुद एक बड़े अच्छे अभ्यर्थी हैं, लगभग 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका कॉल आया कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं बट पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहता हूं। पर्सनल गाइडेंस समझते हो तुम लोग, मेंटरशिप की बात हो रही। तो ये मेंटरशिप आपको अलग से दी जा रही है, आप यदि इस बात को अनुभव करेंगे तो। समझे बात को? आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, सब कुछ समय पर करवाया जा रहा है, सिलेबस करवाया जा रहा है, लोग इसके लिए तरस रहे हैं। और यदि आप इसको भी नहीं करना चाह रहे तो आपसे कुछ नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बिल्कुल सभी के कमेंट्स आ गए हैं यहाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही लगे रहो थोड़ा सा। 1857 के विद्रोह का कारण, अब जब इसको आप मेंस में छाप के आएंगे, ये बिल्कुल मेंस में 100% आने वाला प्रश्न है। पीएससी मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। तो अब देखो बिल्कुल 7 मार्कर में बिल्कुल एज इट इज छाप के आना, तुमको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, बिल्कुल इस चार्ट के फॉर्म में छाप देना है। जैसे हमने क्या बोला कि 1857 के विद्रोह के 2 कारण मैंने बताए। देखो एक बताया मैंने तात्कालिक कारण और एक बता दिया मैंने इसके अन्य कारण। तो तात्कालिक कारण बिल्कुल सही बात है। जो तात्कालिक कारण क्या बोलता है, गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस जो है सैनिकों को देना। हुआ क्या था, इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना। 1857 के विद्रोह के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी फैक्टर था जो गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस देना। हुआ ये था कि 18 दिसंबर 1856 में पहले एक और गन चला करती थी जिसका नाम था एक तरीके से ब्राउन बॉस गन के नाम से। ठीक है, ये पुरानी गन हो चुकी थी, तो इसकी जगह न्यू एनफील्ड जो है राइफल आई। न्यू एनफील्ड राइफल, ध्यान से सुनना, न्यू एनफील्ड राइफल क्या है, गन है। इस गन के लिए जो कारतूस यूज होते थे वो कारतूस कुछ इस तरीके से होते थे, देखना, और यहाँ पर चमड़े से वो पूरा एक मोल्ड होके इस तरीके से लगा, जैसे चॉकलेट आती है ना, उस चॉकलेट, तो उसको इस दांत से चीरा जाता था और उसके बाद बारूद को जो है उस नाल में, जो बंदूक की नाल होती है, उस नाल में भरा जाता था और 2-3 बार वो एक रॉड से यूं यूं करे और फिर गोली चल जाती थी। पर बात क्या हुई, इसका ये जो कारतूस की ये जो यहाँ पर लगा हुआ था जिसको दांत से काटा जाता था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई थी। ये बात आम जनमानस में या खासकर सैनिकों में फैल चुकी थी कि जो कारतूस हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी है। अब यहां से 2 कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि गाय आपको पता है हिंदू धर्म में कितनी महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है, इस बात को समझ रहे हो। तो हिंदू इसलिए विरोध कर गए, और वहीं के साथ साथ जब मुस्लिम्स को यहां पर आप देखोगे तो वहां पर सुअर की चर्बी थी, तो जिसको वो बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए और कॉन्ट्रडिक्शन खतरनाक हो गया। और इसको ये बात मंगल पांडे को पता चल गई थी, या उनकी पूरी रेजिमेंट को पता चली गई थी बैरकपुर की, जिसके कारण सर्वप्रथम विद्रोह जो कर रहे हैं मंगल पांडे कर रहे हैं, और यहीं से विद्रोह की ज्वाला भभक उठी। तो तात्कालिक कारण समझ में आ गया कि नहीं आया अच्छे से? दूसरा समझिए, अब इसके साथ अन्य कारण, चूंकि मेंस में लिखना है तो अन्य कारणों को भी आप ध्यान से अच्छे से लिखकर आएंगे वहां उस दिन एग्जाम में। तो सबसे पहला क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में भी हमने वहां पर एक्सप्लेन करा, देखना अभी मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूं थोड़ी देर से, कि राजनीतिक कारणों में हमने सबसे पहला कारण बोला व्यक्तिगत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात होती है। मतलब व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत जो है ऐसे राजा या महाराजा, ऐसे बात कर लेते हैं, जिनकी कोई वास्तविक संतान नहीं होती थी, तो उनका शासन ब्रिटिश साम्राज्य को भेंट चढ़ जाता था। रानी लक्ष्मीबाई को भी इसलिए इन लोगों ने शासन प्राप्त, क्योंकि उनका जो है गोद लिया हुआ बालक था। समझ गए बात को? तो दत्तक पुत्र यदि कोई रख रहा है तो वह उसके शासन का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था, तो इससे रजवाड़ों में विरोध छा चुका था। समझ गए बात को? उसी के साथ साथ जो पुराने रजवाड़े हो चुके थे या ब्रिटिश ने जिनको अपने जो है अंडर में कर लिया था, उनको पेंशन दी जाती थी, उपाधियां मिली हुई थी, उन उपाधियों को ब्रिटिशर्स ने समाप्त कर दिया था। उसी के साथ अवध, चूंकि अवध को जो है डलहौजी अच्छे से ब्रिटिश शासन में नहीं मिला पा रहा था, समझना मेरी बात को, तो क्या करा उसने, अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया, और इसके चलते अंततः जो है भारत में एक विद्रोह जो है राजो रजवाड़ों में भी अच्छा खासा देखने को मिल गया था। प्रशासनिक विभेद भी होता था, मतलब उच्च पदों पर हमारे यहाँ के लोगों को नहीं रखा जाता था बच्चों, ये लोग हमेशा हमको क्लरिकल वर्क के लिए ही रखते थे, या नीचे के जो बहुत वैसे काम है, झाड़ू पोछा, इन सब के लिए रखते थे, टॉप पोस्ट पे कभी नहीं जाने दिया जाता था। तो इसके कारण
हमारे यहाँ एक राजनीतिक विद्रोह हुआ। आर्थिक विद्रोह क्या है, ध्यान से देखो कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों की बात होती है, समझ गए बात को, रैयत वाली, महालवाड़ी, इस तरीके से कई भू राजस्व प्रणालियां लाई गई। बंगाल में द्वैध शासन तो लाया ही गया था, पर द्वैध शासन से पूरे मतलब भारत की जो सोर्स है, संपदा है, रिसोर्सेस, इनको जब नहीं निचोड़ पाए ये लोग, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अन्य जो है भू राजस्व प्रणालियां लाई। उसी के साथ साथ विऔद्योगिकीकरण की नीति को अपनाने की बात आई। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, विऔद्योगिकीकरण की नीति मतलब ये क्या है, इससे एक इंडिविजुअल प्रश्न बनता है आपके पीएससी मेंस में। किसमें बनता है, पीएससी मेंस में। इसका अर्थ क्या होता है, हमारे यहाँ के उद्योगों का सिस्टमेटिक उनको नष्ट करना। हमारे यहाँ के लघु और कुटीर उद्योग जो थे, उनको अंग्रेजों ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से समाप्त करा। यही भारत में विऔद्योगिकीकरण कहलाता है, इंग्लिश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद में सामाजिक मामलों में भी देखो ब्रिटिश खूब मिलजुल कर हस्तक्षेप कर रहे थे। बोले सर कैसे, देखो यहाँ पर सती प्रथा का अंत कर दिया गया। बोले सर सती प्रथा का अंत तो अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, पर रूढ़िवादी हिंदुओं के लिए अच्छी बात नहीं है। जो रूढ़िवादी थे, क्योंकि रूढ़िवादी ही तो तप्ती चिता में बैठा लेते थे, पॉइंट को समझे। उसी के साथ हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, तो ये भी चिंता का विषय था, क्योंकि लोग चाहते थे जो विधवा है वो आजीवन विधवा रहे। समझे बात को, ये चीज हो गई। उसके बाद नस्ली भेदभाव तो था, गोरे कालों का भेद तो आज भी आपको देखने को मिल जाता है। और तुम जैसे एक पिक्चर है, आई थिंक मंगल पांडे ही है, उस पर देखना कि वो अपने पैर धुलवाता है वो ब्रिटिशर्स, और उसके बाद एक जो भारतीय रहता है जब उसके पैरों को धोता रहता है एक तस्तरी में या एक थाली में रख के, फिर उसको जबरदस्ती जो है बोलता है वो पानी पी। तो ये भेदभाव वाकई में होते थे, समझे बात को। उसके बाद में धार्मिक कारणों की बात आती है, तो ईसाई धर्म में रूपांतरण मतलब ईसाई बनाना, जो कि 1813 के अधिनियम के द्वारा हुआ। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया गया 1850 में, और धर्मों का अपमान करा जाता था हमारे यहाँ के, समझ गए, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, मतलब इन सारे धर्मों का क्या करा जा रहा था, अपमान करा जा रहा था। उसी के साथ साथ सैनिकों में भी जो है भेदभाव देखने को मिला, मतलब भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। जैसे जो सिख है उनको पगड़ी अगड़ी धारण नहीं करने दिया जाता था, मुस्लिम को जो है दाढ़ी नहीं रखने दे रहे हैं, और भी इबादत नहीं करने दे रहे हैं, हिंदुओं को टीका नहीं लगाने दे रहे हैं माथे पे, ऐसी कई चीजें जो है ये लोग करते थे, समझे। और उसी के साथ डाकघर अधिनियम 1854 भी लाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। मतलब ब्रिटिश जो इंडियन सैनिक थे उनकी चिट्ठियां आती थी तो उसके पैसे लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं इन कारणों को अब आपने अच्छे से समझा होगा, और यदि अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो डिटेल में समझा भी आओगे, और सारा सार एक जगह पर है, इतना समझ लिया तो 1857 का विद्रोह भी समझ लोगे तुम। देखो यहीं पर लिखा हुआ है सारांश में मैंने एक जगह पे, कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस समय अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से जानते हो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय जो है विस्काउंट पाउंस्टन थे, और गवर्नर जनरल जो है, या पूछे 1857 का विद्रोह किसके जो है, कौन से गवर्नर जनरल के शासन में हुआ, तो आप बोलोगे कैनिंग। मैं कह रहा हूं एसएससी जैसे एग्जाम में अब बैठ के देख लो, और यदि प्रश्न ना बने ना तो मुझे बता देना। समझे बात को, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो आप लोग फटाफट इतना सा अब मुझे एक बार और बता दें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको बोल रखा है आप केवल क्लास में आइए और एक पेन और एक अच्छी सी कॉपी ले लीजिए, और इसके बावजूद यदि तुम्हें भटकना है तो उन सस्ते सस्ते कोर्सेस में भटको, जिनमें भटकने से तुम्हें आजीवन भटकाव ही मिलेगा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए, इतनी बातें समझ में आ गई, 1857 के विद्रोह के कारण और सारांश हमने समझ लिया। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकंड बस मैं एक दो चीजें चेक कर लेता हूं जब तक आप सभी कमेंट्स कर रहे हैं। क्लासेस देखो थोड़ी सी अभी मैंने लेंदी करी हैं, उसके पीछे कारण ये है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि मैं चाहता हूं कि आपके जो टॉपिक्स हैं वह एक बार में जल्दी से कंप्लीट हो जाएं और टाइम से सिलेबस हो जाए। ऐसे नहीं कि हम आपको आजीवन पढ़ाते रहे, मैं साल भर हिस्ट्री आपको पढ़ाता रहूं, ये मेरा कभी उद्देश्य नहीं था, और ना इस संस्थान को शुरू करने का उद्देश्य था। इस संस्थान को शुरू करने का सिंपल सा उद्देश्य है, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पास हो जाइए। ये 1857 के विद्रोह के समय के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, आई थिंक अब आपको दिख रहे होंगे।
ये जो एक बूढ़ा सा व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है ये अंग्रेजों के साथ, ये बहादुर शाह जफर का चित्र है। किसका है? बहादुर शाह द्वितीय जफर का चित्र है। ये रानी विक्टोरिया का जो है लेटर है, जिसको मैंने ढूंढा बड़ी मुश्किल से, कहीं कहीं मुझे मिला तो मैंने आपको लगा दिया। पीडीएफ में जब आएगा तो और अच्छा क्लियर आपको बकायदे दिख जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको एक ही कोशिश करनी है कि जो वीडियो की क्वालिटी है उसको कम से कम 480 पिक्सल पे रखो। उसके साथ यूनिट 6 की बात हो रही है बच्चों। यूनिट 6 का संदर्भ यहाँ पर क्या है, इस बात को समझना। जो अभ्यर्थी अभी व्यापम के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, जाने वाले हैं, और मैं कहूंगा आप पीएससी मेंस भी देने जा रहे हो, आपको एमपी इकोनॉमिक डेटा लगता है, समझना। ये एमपी इकोनॉमी का डेटा मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, इस बुक में कवर है। आपको इस बुक को शांति से परचेज कर लेना है, बढ़िया आराम से आप इस बुक को जो है परचेज करके पढ़िए। आपको बहुत सारे एमपी के कंटेंट मिल जाएंगे, और एमपी का पेपर चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर क्यों ना हो जाए, एपी का पेपर भी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, मेरे पास उनके कॉल आए थे। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि इस बुक में एमपी का वो डेटा है जो आपको आपके पेपर के पार्ट ए में बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए इस बुक को आपको परचेज करना है तो हमारे कॉम्बो बैच के साथ फ्री में है। और यदि पर्टिकुलर सिर्फ इस पर्टिकुलर बुक को खरीदना है तो उसकी कॉस्ट है 111 रुपए। आप डायरेक्ट कॉल से संपर्क कर सकते हैं, या इसी ऐप जो क्लास देखेंगे ना, इसके नीचे लिंक होगी हमारे एप्लीकेशन की, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, अब बात होती है विद्रोह के प्रसार और पतन की। मतलब यह विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ और इसका धीरे धीरे जो है पतन कैसे हुआ, अंग्रेजों ने वापस अपनी पकड़ को मजबूत कैसे करा। क्लियर है? तो देखो, बैरकपुर मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल, या बैरकपुर छावनी याद रखना आप मोटे तौर पे, 29 मार्च 1857 की बात होती है। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के जो है मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट को इन्होंने क्या करा, मार डाला। मंगल पांडे आमिर खान पर फिल्माई गई पिक्चर है, देखना थोड़ा सा, बढ़िया अच्छी सी पिक्चर है, वाकई में अच्छी पिक्चर है। मैं तो उसकी सराहना करूंगा उस पिक्चर की व्यक्तिगत, जब वो उस पिक्चर को पूरा फिल्माया गया और जो पूरे सीन्स हैं उनको देखो, मजा आ जाएगा। और उसी में सती प्रथा का भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा आई थिंक जो है। तो अमीषा पटेल आई थिंक जो है उसको एक जगह पर ले जाके बिल्कुल चिता में बैठालने वाले हैं, समझना। बाकी देख लेना, और नहीं है तो अभी देख लो, अभी पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी है, तो आपको यूट्यूब में फ्री भी मिल जाएगी। किसमें फ्री मिल जाएगी? यूट्यूब में। तो थोड़ा सा मंगल पांडे की पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। मैंने हमेशा बोला हिस्ट्री के लिए मैं कई मूवी आपको बताता हूँ, ये मूवियां देख लो, मजा आ जाएगा। देन विद्रोह, मेरठ के विद्रोही, ध्यान से सुनना कि मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। उन्होंने यहां से, इसके बाद होती है 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करा, और विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट और बख्त खां को सैन्य कमांडर घोषित कर दिया। ये वही पटकथा लिखी जा रही है मेरे प्यारे बच्चों की, यहाँ पर अब झांसी की रानी है। पहले अंग्रेजों ने, जब आप झांसी की रानी मूवी देखेंगे ना, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि एक फर्स्ट राउंड जो था, फर्स्ट राउंड में वापस जब रानी लक्ष्मीबाई जो है अपने फॉर्म में आती हैं, तो वह अपने सैन्य कमांडरों के साथ जो है एक बार वापस अपना अधिकार जो है जमा लेती है। ठीक है, और यही जो सैनिक हैं ये बोलते हैं कि अब हम जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं महारानी, और बेसिकली हम लोग जो है अब बहादुर शाह को जो है अपना नेता घोषित करेंगे। ये लोग जाते हैं दिल्ली में, कब्जा कर भी लेते हैं, और बहादुर शाह को, जो जफर को जो है अपना नेता घोषित भी कर देते हैं। पर समस्या क्या आती है, इस बात को समझो। ये लोग दिल्ली की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझ नहीं पाते, क्योंकि दिल्ली वो सेंटर था जहां से और इस क्रांति को, या 100 साल पहले ही भारत आजाद हो सकता था। पर चूंकि इन सब लोगों ने एक संयुक्त प्रयास अच्छे से नहीं करा, एक कोई प्लानिंग नहीं करी, इसकी वजह से 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया। तो देखो आगे चलकर जिस प्रकार से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, उसी तरीके से आगे जो है 1857 की बात ही आ रही है, सितंबर 1857 तक आ चुके हैं अब यहाँ पर, कि यहाँ पर अंग्रेजों का एक जो है निकोलसन जो है वो तो मारा गया, परंतु बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, और यहीं से इन्हें रंगून भेज दिया गया। और रंगून अर्थात बर्मा की बात हो रही है, अर्थात म्यांमार की बात हो रही है, और यहीं पर आप ऐसे समझ लें कि इन्होंने अंतिम समय अपना जीवन का गुजारा और प्राण त्याग दिए। उसी के साथ में देखो, कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है 5 जून 1857 को अंतिम पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र धुंधु पंत अथवा नाना साहब के नेतृत्व में हो रहा था, और इनके सहायक जनरल थे तात्या
टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, एक एक पॉइंट को सारे ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना, लिखना, और यही काम में आएंगे आपको। समझे बात को? उसके बाद तात्या टोपे से संबंधित जो की फैक्ट्स हैं वो मैंने एक जगह लाके रख दिए आप लोगों के लिए। देखिए, तात्या टोपे इन्हें इटली के गैरिबाल्डी के जैसे जो है तुल्य समझा जाता था। उसी के साथ इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और झांसी की रानी के साथ ग्वालियर गए, लेकिन दोनों जो है यहाँ पर हार जाते। ठीक है, उसी के साथ गुरिल्ला पद्धति से ये अंग्रेजों से लड़ते रहने का हर संभव प्रयास करते थे। लेकिन होता यह है कि 1859 की बात आती है, जब सिंधिया के सामंत मान सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया और बता दिया कि ये कहां पर है, कि अंग्रेज इन्हें सर्च में या तलाश में तो रहते ही थे। तो शिवपुरी के जंगलों में 18 अप्रैल 1859 को इनको जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यहां से रानी की सॉरी अभी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, और पर तात्या टोपे की यहाँ से पिक्चर जो है अब एंड होती हुई आपको दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। अब बात आती है उस वीरांगना की जिनको आप जो है झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी जी। ठीक है, तो बात होती है गंगाधर राव की विधवा जहां रानी लक्ष्मीबाई ने 5 जून 1857 को अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के अधिकारों के लिए जो है विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने ह्यूरोज, अब ध्यान से सुनना, इस नाम को आपको स्टार लगा के रख लो या इंपॉर्टेंट समझ लो, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 23 मार्च 1858 को झांसी को जो है इसने घेर लिया। रानी बच निकलती हैं और कालपी यूपी के रास्ते जो है ग्वालियर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने सिंधिया की सेना की मदद से ग्वालियर पर फिर से कब्जा कर लिया, परंतु अंततः जो लास्ट युद्ध होता है वो 18 जून 1858 को ग्वालियर में होता है, जहां पर हीरोज से लड़ते हुए जो है ये मातृभूमि के लिए शहीद हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ टाइटल लिखे हैं, देखो ये आप लोग स्कूल्स में पढ़ते थे बुकों में, कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, या बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। तो वाकई में ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई जिनसे आज भी आप लोग प्रभावित हो सकते हैं, या मैं आज भी कहूंगा कि आज भी उनके उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करे जाते हैं। वहीं देखो, की फैक्ट तो मैं लिखता ही लिखता हूं, उसी के साथ संक्षिप्त सार भी मैं वहीं पर आपको दे देता हूं। यही कहलाते हैं बच्चों, अभी इसके पहले पहले आपसे मैंने डिस्कस करा है क्लास में कि आप पीएससी मेंस के नोट्स कैसे बनाएं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब आप ये देखो, मेरे ओरिजिनल नोट्स हैं, मैंने आपको बोला है कि आपको यहाँ पर कंटेंट भी मिल गए, मतलब आपके नोट्स भी बन गए अच्छे से, और उसी के साथ साथ आपके सिनॉप्सिस भी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? सिनॉप्सिस। देखो, जैसे संक्षिप्त में अपन ने लिख दिया कि जन्म जो है बनारस में हो रहा है, बचपन का नाम मणिकर्णिका या जो मनु। उसी के साथ मणिकर्णिका घाट देखो वाराणसी में स्थित है, ध्यान से सुनना, वाराणसी भारत में ही है, इसलिए मैंने लिख दिया है। विवाहित या विवाह हो रहा है गंगाधर राव झांसी के राजा के साथ हो रहा है, और शहीद यदि हम बात करते हैं तो 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में जो है शहीद हो जाती है। एक कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट, मणिकर्णिका घाट का निर्माण किसने करवाया, या पुनर्निर्माण, निर्माण तो नहीं कहेंगे, पुनर्निर्माण किसने करवाया? जल्दी से कमेंट में आंसर दो, मैं देख रहा हूं। ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। पढ़ाई करिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप क्लासेस में देखिए, आपको बहुत कुछ है। मैंने बिहार का एक टॉपिक पढ़ा रहा था कि बिहार में क्या वाकई में आई है बिहार अथवा राजनेताओं को है सत्ता से प्यार, इसको रिलेवेंट करते हुए मैंने यूपी से भी जोड़ा था। और आपके यहाँ की जो है लोक माता के नाम से आप इनको जानते हैं, इनके द्वारा कुछ कार्य करवाए गए थे जो कि रिलेवेंट करते हैं आपके कहाँ से, बिहार से और यूपी से। तब मैंने आपको चर्चा करी थी मणिकर्णिका घाट की। नहीं देखी है क्लास तो देखो, 360 एंड सेलेक्टिव वाले टॉपिक में पढ़िए। चलिए, दिल्ली की अब यहाँ पर देखो समरी बना दी बच्चों। मैं कह रहा हूं तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो प्री या जो व्यापम के जितने जैसे एमपीएसआई के एग्जाम हो गए, ठीक है, एसएससी के एग्जाम हो गए, इस चार्ट को पढ़ लेना, बस समझना मेरी बात को, आपका काम हो जाएगा। देखो ध्यान से,
एक तरफ विद्रोह के स्थान है, दूसरी तरफ भारतीय नेता है और तीसरी तरफ विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी हैं। समझ गए बात को? डायरेक्ट प्रश्न इस टेबल से आ जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं दिल्ली से जो है विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप बोलोगे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से जानते थे आप, वक्त खां, उसी के साथ साथ जीनत महल और मिर्जा गालिब जो है, ये भी आपको देखने को मिलती है। इस विद्रोह को दबाता है जॉन निकोलसन, इसी को ही दबाने के प्रयास में इसकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कर रही हैं बेगम हजरत महल, बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये जो है संरक्षिका बनी थी अपने पुत्र बिरजिस कादिर की। उसी के साथ साथ हेनरी लॉरेंस इस विद्रोह को जो है दबा देता है। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे सर कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल तुम ज्यादा याद रखना, वहां कैंपबेल ज्यादा लिखा एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद झांसी और ग्वालियर में तो आपको पता है लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो है, जनरल हीरोज की बात आती है तो हीरोज ने इस विद्रोह को दबाया। बरेली से भी पूछा जाता है तो बरेली के बहादुर खां, बरेली के बहादुर खां, इस तरीके से याद रख लो, बरेली के कौन है, बहादुर खां। सर कैंपबेल जो है इसको दबा रहा है, इस विद्रोह को। उसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं इलाहाबाद और वाराणसी की बात आती है तो लियाकत अली, यहां से इनका नाम याद रखना, और कर्नल ओंसेल करके हैं जो इस विद्रोह को दबा रहे हैं। उसी के बाद विद्रोह की बात आती है कुंवर सिंह की, तो विलियम टेलर जो है इस विद्रोह को जो है दबा रहे हैं। तो बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद और वाराणसी से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर, झांसी से लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, कानपुर से जो है दुंदुपंत और उसी के साथ साथ तात्या टोपे। उसी के बाद लखनऊ से बात आती है तो बेगम हजरत महल, और उसी के साथ दिल्ली से तो जफर, उसी के साथ बख्त खान और जीनत महल। ठीक है, हम मुगलों का जब प्रवृत्ति मुगल पढ़ाता हूं मैं आपको, वहां पर सबसे लास्ट जो शासक है मुगल शासक, वो है बहादुर शाह द्वितीय या जफर। कौन है, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। क्लियर है ना? अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। इतने टेबल याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। और इस टेबल के नीचे कुछ नोट्स लिखे हैं बच्चों, उन नोट्स को देखो जल्दी से, कि विद्रोह में भाग न लेने वाले, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है देखो, क्योंकि ये तो पूछा ही पूछा जाता है। पर एक प्रश्न और अलग से पूछता है वो बना के, कि इस विद्रोह में किसने किसने भाग नहीं लिया था। तो तुम देखो, गुलाब सिंह जो कश्मीर के राजा हैं, सालार जंग जो हैदराबाद से संबंधित हैं, जंग बहादुर जो कि नेपाल से संबंधित हैं। पर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भोपाल की बेगम और सिंधिया जो हैं वो, जिनमें दीपांकर सिंधिया का नाम आपको विशेषकर याद रखना है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अपना एक कारण था। ठीक है ना? क्योंकि बुद्धिजीवियों को ये लगता है बच्चों, हमेशा याद रखना, और जो शिक्षित वर्ग को लगता है कि हमें क्या करना है, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। नहीं तो भारत हो सकता है 100 वर्ष पूर्व ही आजाद हो जाता और तुम आज कहीं और होते। समझे बात को? आजादी के अपने मायने हैं बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना। ये जो आजादी तुम्हें मिली है ना, इस आजादी का तुम मूल नहीं समझते हो, इसी के पीछे एक सबसे बड़ी कमी भी है। ये आजादी इस ऐसे जतन करके मिली है, इतने वर्षों की गुलामी के बाद मिली है, जहां पर आप अब वाकई में कुछ कर सकते हो। ये आपके लिए एक मौका है। पर आप रील्स चलाने में समय खराब करोगे, एक दूसरे के जो है घूमने फिरने में समय खराब करोगे, चाय सुट्टा में समय खराब कर सकते हो, या जो है कुछ लोग जो है क्या है, इंडिया गॉड्स लेटेंट जैसे शो देखकर जो है अपना समय या अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। समझे बात को? आगे बढ़ो, चलो। ठीक। अब विद्रोह पर इतिहासकारों की राय क्या है, यहां से बनने वाले प्रश्न जो है प्री के, ये प्री के प्रश्न है, ध्यान से सुनना फटाफट एक एक करके। ये या तो आपको डायरेक्ट राइटर के बारे में पूछ लेगा या आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछेगा। तो कैसे अपन इसको देखते हैं कि विदेशी इतिहासकार क्या बोल रहे हैं। लॉरेंस और सीले बोलते हैं बच्चों ये पूरी तरह से सिपाही विद्रोह था। क्लियर है? विदेशी इतिहासकार में पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस और सीले। तो आप बोलोगे कि इन्होंने बोला यह पूरी तरीके से सिपाही विद्रोह था, स्पॉय इम्यूनिटी थी। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं आउटरम और ट्रेलर की जो रिपोर्ट है, ये बोलते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिमों की एक मिलजुल कर की गई साजिश थी, मतलब ये अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रची थी इन लोगों ने। टीआर होम्स बोलते हैं सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। तो ये एक और पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, मैंने आपको कई बार बोला है।
उसी के साथ साथ ध्यान से सुनना, टी व्हीलर बोलते हैं एशियाई प्रकार का विद्रोह था। जबकि सबसे ज्यादा अंग्रेजों में जो प्रश्न पूछा जाता है वो 100% इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट ये है बच्चों कि बेंजामिन डिज़रायली एकमात्र अंग्रेज जिन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अंग्रेज इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते थे क्योंकि उनकी नाक का सवाल था। पॉइंट को समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा और याद करके जाना है। भारतीय इतिहासकारों में जो नाम आता है वो सर्वप्रथम आएगा आपका वीडी सावरकर का एग्जाम में। आप ध्यान से बताना, इनकी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि आई थिंक इन्होंने जेल पर ही लिखी थी। उसी के साथ यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत का पहला विद्रोह था। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत का जो 1857 की क्रांति को स्वतंत्र भारत का या एक तरीके से जो है पहला स्वतंत्रता विद्रोह किसने कहा था, तो आप बोलोगे वीडी सावरकर ने। क्लियर है? उसके बाद में एस एन सेन की पुस्तक है 1857। इन्होंने क्या बोला कि ना तो राष्ट्रीय विद्रोह था और ना ही सैनिक विद्रोह था, मतलब इन्होंने बीच मार्ग का रास्ता अपना लिया। समझे बात को? पर ध्यान से सुनो, एस एन सेन कौन है? ये सरकार द्वारा नियुक्त इतिहासकार है। मतलब अब क्या हुआ, ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो बोल दिया कि भैया ठीक है जो जैसा है, तो अंग्रेजों ने और चालाकी करी। अंग्रेज जो है ऐसे समझ लो कि एन केन प्रकीर्ण हर संभव प्रयास करते थे। समझे बात को? तो तुम्हारे लोगों का एक आदमी बैठा लिया, उसको और थोड़ी सी घूस दे दी, चलो तुम अंग्रेजों के सोचो इतिहासकार हो, अंग्रेज सरकार ने तुम्हें नौकरी दी है, तो कौन आदमी उतावला नहीं होगा? वो बेचारा उतावला हो के उसने लिख दिया था, पर उसने थोड़ी समझदारी दिखाई, बोले रुक जाओ अच्छे से लिखते हैं। तो उसने क्या करा, ना तो राष्ट्रीय विद्रोह और ना ही सैनिक विद्रोह, दोनों बोले मैं ना तुम्हारे साइड हूं ना इनके साइड हूं, मेरे को बचाओ नहीं तो तुम्हारी नौकरी के चक्कर में ये मेरे प्राण ले लेंगे। समझे बात? पर पूछा जाएगा उसके बाद में। आरसी मजूमदार की बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी पुस्तक जो है स्पाई इम्यूनिटी रिवोल्ट ऑफ 1857, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय युद्ध, ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। जब आप पीएससी प्री देने जाते हो ना, तो कई बार अब पीएससी में पैटर्न उसने चेंज करा है बच्चों। वह विभिन्न प्रकार के जो एक सेंटेंस होते थे, वक्तव्य होते थे, ये किसने किसने बोला है, इनको प्रश्न बना लेता है। तो ध्यान से उसको पढ़ के जाओ। अशोक मेहता की बात आती है तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति एक राष्ट्रीय विद्रोह थी। वहीं सर सैयद अहमद खान की बात आती है तो कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक में इन्होंने अपनी चर्चाएं करी थी, जिस पर ये लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। तो एक फैक्ट ये भी हो गया। पर दो फैक्ट्स जो मुझे लगते हैं आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, एक बेंजामिन डिज़रायली और वीडी सावरकर। पर अभी जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में तुम सारे पढ़ लोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ठीक है 3 ईयर के बैच के बच्चे? ठीक है, बिल्कुल। वैशाली, निमी, नीलम, अभिषेक, मधुर, चंद्रजीत और भी हमारे प्यारे बच्चे जो 3 ईयर बैच के हैं। समझे बात को? आपको ये सारी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। आप ये सोचो कि जब भी आप 2026 से 27 में पेपर देने जा रहे होगे, पहली बार में आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे। यदि ये मनसा आपके मन में आ चुकी है तो मैं कहूंगा आपको कोई पास होने से नहीं रोकेगा। पर यदि आप भी उन्हीं बच्चों की तरह इंदौर में आकर या आसपास आकर अपने भविष्य को खराब करना चाहते हो तो फिर आपको भी कौन रोक सकता है? ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। इसके बाद अब मेंस की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब वापस देखो, मैं आपको बिल्कुल मॉडरेट लेके चल रहा हूं। एक दिन में सारा टॉपिक, क्लास थोड़ी सी लेंदी हो जाए तो परेशान नहीं होना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं वैसे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोशिश ऐसी करेंगे कि एक बार में सारी चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ऑडियो वीडियो मेरे हिसाब से क्लियर है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, और यदि अटकेगा भी तो देखो कैमरा अटकता है कहीं कहीं, क्या होता है टेक्निकल चीजें जो मैंने बोला ना कि जितनी अच्छी हो उतनी खराब है। पर टेक्निकल चीजों का हवाला देकर आप ये नहीं कि आप नहीं दिख रहे हो तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। यदि ऐसा ही है तो भैया मेरे घर आ जाओ। ठीक है ना, बात समझ गए? हाँ, तो फिर बेहतर है आप पढ़ाई करिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं नहीं भी दिखूंगा तो कंटेंट दिखेगा और मेरी आवाज जरूर आएगी। चल, निश्चित उद्देश्य का अभाव था। ध्यान से सुनना कि असफलता के कारण ये पीएससी मेंस में बना हुआ प्रश्न है। पीवाईक्यू चेक करो, मैं इसलिए आपको मैंने क्या करा है, आपके सारे पीवाईक्यू पहला आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे बच्चों, ये जो ऑलरेडी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में है।
समझना मेरी बात को, ये ऑलरेडी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में है और आंसर राइटिंग फॉर्मेट के साथ साथ इनमें पीवाईक्यू है। जो पूरे आप नोट चेक करके देख लो किसी के भी, उन्होंने पीवाईक्यू को मेंशन नहीं करा, समझे। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको गोल्डन नोट्स मिल रहे हैं, इन गोल्डन नोट्स को पढ़ के सिर्फ पास होना है आपको। चलिए, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, हमने सबसे पहला पॉइंट बोला। क्यों? राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं था और कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं था। बेसिकली यहाँ पर जो 1857 लड़ा जा रहा था, अधिकांश जो लड़ने वाले थे वो टुकड़ों टुकड़ों में लड़ रहे थे और किसी को ये भी नहीं पता था कि हम लड़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है। आप अपने लिए लड़ रहे थे, ऐसा ज्यादा मैं कह सकता हूँ, समझे बात। तो इसके आधार पर दूसरा, एकता का अभाव था, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था और विद्रोह की तिथि निर्धारित करी गई थी 31 मई 1857 को, पर यह पहले ही शुरू हो गया था। ये एक और बड़ी बात थी। ठीक है, पहले शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके बाद आप लोग केंद्रीकृत नहीं हुए, इकट्ठे सब लोग मिले नहीं, सब बोले हाँ तुम तुम्हारा लड़ लो, तुम तुम्हारे क्षेत्र में लड़ लो, हम हमारे क्षेत्र में लड़ लेंगे। अंग्रेजों को यही तो मिल गया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति जीवन भर अपनाई भारतीयों के साथ में, और भारतीय इस बात को कभी समझने को तैयार थे ही नहीं। उसके बाद योग नेतृत्व की कमी की बात आती है। हमारे यहाँ पर जो है अच्छे खासे एक तरीके से एक्सपर्ट्स नहीं थे। हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े युद्ध में भाग लेने तो गए नहीं थे, जो भी थे छोटे मोटे, और ना हम तो भाई शांत नेचर के लोग थे पहले से भी, हमें लड़ाई से क्या लेना देना था, समझे बात को। पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े युद्ध किसी ने नहीं लड़े थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने जनरल्स आ रहे थे, ये जो है विश्व युद्ध में भी भाग ले चुके थे और अन्य जगह पार्टिसिपेट कर चुके थे, लीड कर चुके थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे। ये वाली बात हो रही, क्योंकि एक समय इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश तो सबको बना रखा था मोटे तौर पे, समझ गए बात को, वो वाली बात हो गई। जनता के समर्थन की कमी थी भैया, मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग, सिख, बुद्धिजीवी आदि, इनसे सब तटस्थता बना के रखे हुए थे इस क्रांति से। वो सोच रहे थे कि हमें जो है बिल्कुल दूर से बैठ के हमें खाने को मिल जाएगा, हम आराम कर लेंगे, हमारा जीवन सुखी रहेगा, लड़ने तो जिसको लड़ना है, जो मरे तो मरे, नहीं मरे तो गुलाम रहेंगे, जीत गए तो आजादी मनाएंगे। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चीज का फायदा उठाते, जो ये सोचते हैं कि हम, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसका विद्रोह ना करें, विद्रोह कोई और करे, बगावत कोई और करे, और उसका फायदा शायद हमको मिलना होगा तो हम सबको मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम जो जैसे हैं। समझे बात को। कुछ लोगों ने क्या करा है कि बढ़िया अच्छी अच्छी मोटी मोटी फीस भर दी, फीस भरने के बाद उनके सिलेबस नहीं हुए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, उनको पढ़ाया नहीं गया अच्छे से, बोला गया कि हम सब करवाएंगे, करवाया कुछ भी नहीं गया। उसके लिए उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? उसके पीछे कारण था, क्योंकि वो भी वही है ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना चाह रहे थे। समझे बात को। उसके बाद जनता के समर्थन की कमी हो गया, विद्रोह की सीमित प्रकृति थी, पूर्वी बंगाल हो गया, पश्चिमी पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा, जयपुर और दक्षिण को छोड़कर जो है पूरा कहीं ना कहीं ज्यादा पूरा भारत जो है वह इस पे शामिल नहीं हो पाया था, ऐसे समझ लो। दिल्ली के महत्व को नहीं समझ पाना, मैंने आपको बोला था दिल्ली की लोकेशन ऐसी थी, जब भारत के मैप में देखोगे तो आसपास के सभी क्षेत्रों में बढ़िया इसकी जो है मदद मिल जाती है। जैसे राजधानी का जो चयन करा जाता है ना बच्चों, वो इसलिए चयन करा जाता है क्योंकि ये हर जगह से नियरेस्ट है, तो कुछ भी चीजें होंगी यहाँ पर पहुंचाने, लाने, ले जाने, यहाँ से कम्युनिकेशन करने, इन सब में आसानी होती है। पर जब आप दिल्ली के महत्व को नहीं समझ पाए, जो जो एक तरीके से विद्रोह करता थे, ये दिल्ली के महत्व को जब नहीं समझ पाए, तो इसके कारण इन्होंने दिल्ली को जो है खो दिया और अंग्रेजों ने यहीं से अपनी पकड़ मजबूत रखी, आगे इसको खोया नहीं। और फिर संपूर्ण भारत में जो विद्रोह उत्पन्न हो रहा था, या भारत के जिन जिन क्षेत्रों में विद्रोह उत्पन्न हो रहा था, उस विद्रोह को दमन कर दिया। और आपसी विभाजन तो भैया सबसे बड़ा कारण है। आज भी बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। सिकंदर के समय से मैं बार बार आपको बोलते आता हूं, जब से मैं आपको सिकंदर पढ़ाता हूं तब से मैंने बोल देता हूं कि यही परंपरा जीवन भर चलेगी। आम्भी नामक शासक का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर को आमंत्रित कर रहा है, समझना, सिकंदर को बुला रहा है कि देखो भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं। तो यहां से वो शुरुआत हो चुकी थी, जहां से वो पहली बार भारत की सीमा में एंट्री दिलवा रहा था। और इसके बाद तुम जिन जिन लोगों को देखोगे, उन उन लोगों को मरवाने में भारतीयों का हाथ ही था। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद की बात हो, समझ गए बात को, चाहे वो तात्या टोपे की बात हो, अन्य किसी की बात हो,
इवन प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध में भी यही देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ के लोगों ने ही हमें हरा दिया था, हमें किसी अंग्रेजों ने कभी नहीं हराया, हमें हमारे यहाँ के लोगों ने हराया था, जो आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। पहले अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे, अब देश देश के राजनेता भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, और वो भी वही फूट डालो राज करो। कभी धर्म का मुद्दा थमाया जाता है, कभी कुछ मुद्दा, आज भी वास्तविक मुद्दों से आपको अवगत कराया नहीं जाता है। अब एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत लिमिटेड प्रश्न है, देखो कि क्या यह विद्रोह प्रगतिशील विद्रोह था। एक पूछा गया कमेंट के तौर पे कि 1857 के विद्रोह पर चर्चा करते हुए बताइए कि क्या यह प्रगतिशील विद्रोह था। तो 1857 के विद्रोह की आप विशेषता बता दीजिए, और इस लाइन को वहां पर कमेंट के तौर पे लिख सकते थे कि देखिए नहीं, क्योंकि यह ना तो भविष्योन्मुखी विजन कोड का था और ना ही भविष्य के लिए कोई सुनियोजित योजना थी। वस्तुतः इसका स्वरूप पिछड़ा हुआ था, यह मध्यकालीन व्यवस्था को बहाल करने का एक प्रयास करा गया था। समझे बात को? तो इस तरीके से अब आप इस विद्रोह की प्रगति को भी दर्शा देंगे मेरे हिसाब से। क्लियर है? तो अब यदि ये प्रश्न आपके मेंस में पूछेगा तो क्या आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे? बताइए, जल्दी से बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है बच्चों। हाँ, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे दे रहे हैं, कुछ लोग फोन चालू करके इधर उधर घूम रहे हैं, लग रहा है। शुरू में सारे लोग स्टार्ट में दिखते हैं, फिर कुछ लोग इधर उधर दिखने लग जाते हैं। और जो लोग बाद में क्लास को देखते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि सेशन को यदि एंजॉय कर रहे हो, आपको सारे कंटेंट मिल रहे हैं, तो आप कम से कम इसमें लाइक शेयर या ये बताने की कोशिश करें कि कैसा लग रहा है। जो लोग ऊपर ऊपर तौर पे सेशन को देखने आते हैं, क्या है, मैं कहूंगा आप मत आइए। समझे बात को? अच्छे से पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है तो सेशन में जुड़िए, और इसी के साथ साथ मैं बोलूंगा कोर्स में जुड़िए, आपको आपके पैसों की रिटर्न की पूरी गारंटी में देता हूं। बाकी फिर आपका मन है। चलिए, परिणाम की बात आती है। अब चूंकि लड़ाई तो हो गई, पर लड़ाई का रिजल्ट क्या निकल रहा है इस पर चर्चा हो रही, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी का शासन का अंत हो रहा है, मतलब अब यहां से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसका शासन समाप्त हो चुका था, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि पूरे भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया था। समझे बात को? मतलब अब महाराजा या महारानी जो है इसका शासन संभाल रही थी। इसकी घोषणा इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1858 को महारानी के नाम पर जारी एक उद्घोषणा के द्वारा किया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपको सारे एग्जाम में, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके जाइएगा, प्री की बात हो या अदर एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव की बात हो। ठीक है, उसी के साथ धार्मिक सहिष्णुता की अब जो है बढ़ावा देने की बात कही गई, और ये वादा करा गया भारतीयों से कि भारत के रीति रिवाज और परंपराओं का उचित ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि यदि अब हमने भारतीयों को, ये मतलब अभी भी ये बारूद का जो ढेर था इसका कुछ ही हिस्सा जला था। समझ गए बात को? कुछ अवरोध आ गए थे, यदि ये पूरा हिस्सा जल जाता तो शायद अंग्रेजों को आने वाले 2 साल में बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर लेकर भारत से विदा लेना होता। इसलिए जो ब्रिटिश क्राउन आया, उस ब्रिटिश क्राउन ने कहीं ना कहीं ये बात को परखा, समझा और इस अनुरूप अपनी घोषणा करवाई। प्रशासनिक परिवर्तन की बात आती है तो देखो, गवर्नर जनरल के कार्यालय को वायसराय के कार्यालय में बदल दिया गया। अब भारत के वायसराय जो है भारत के शासन को संभाल रहे हैं। तो आगे चल के आपको एक टॉपिक आएगा, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सब पर चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, उनके शासनकाल में क्या हुआ, ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फिर भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। भारतीय शासकों के क्या है, अधिकारों को, मतलब आप वही जो है व्यक्तिगत सिद्धांत जैसे बात हो गई, उपाधियों की बात हो गई, पेंशन की बात हो गई, इन सबको जो है अब वापस स्वीकार कर लिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि भैया दत्तक पुत्र को आप गोद ले सकते हैं और अपना उत्तराधिकारी
बना सकते हैं। सैन्य पुनर्गठन फिर से सेना करेगी, चूंकि जो है बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह था वो सैनिकों ने ही करा था, भारतीय सैनिकों ने ही करा था, इसलिए सेना का जो है रीऑर्गेनाइजेशन करा गया और अब इस अनुपात में ये कोशिश करी गई कि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या ज्यादा रखी जाए एज कंपेयर टू भारतीय सैनिक। तुम खुद से सोचो कि जो विद्रोह था या अंग्रेजों का शासन था वह हमारे यहाँ के लोगों ने ही हमारे ऊपर करवाया था। यदि जो सैनिक टुकड़ी थी ना वह भी अकेले इतनी थी कि वही विद्रोह कर देती तो बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि सब तो भारतीय थे। पर वही भारतीय, कभी देखना जो मूवीज दिखाई जाती हैं कि हमारे यहाँ के लोगों से ही हमारे यहाँ के लोगों को घुटनों के बल बैठा के गोलियां मरवा दी जाती थी। चिंता का विषय था। चल खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें आजादी गिफ्ट में मिली है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों, एक प्रश्न और बना है, देखो सारे की फैक्ट एक जगह है। आपको एक प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि 1857 के विद्रोह के समतुल्य इसके पहले इतने लेवल का कोई विद्रोह हुआ था क्या? तो आपको याद रखना है वेल्लोर विद्रोह, जो कि 1857 के विद्रोह के 50 साल पहले हुआ था, मतलब लगभग 1806 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु। एक दिन चला इस बड़ा विद्रोह, जिसे क्रूरता के लिए जो है क्रूरता के साथ जिसे दबा दिया गया। हालांकि ये भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़ा जो है विद्रोह था। समझ गए बात को? तो ये फैक्ट से याद रखना। अब यहाँ पर 1857 के विद्रोह के की फैक्ट्स मैंने एक जगह लाके रख दिए हैं, देखो ध्यान से, कि ब्रिटिश या इंग्लैंड पीएम कौन है ये बता चुका हूँ, गवर्नर जनरल कैनिंग आपको याद रखना है। चूंकि वायसराय का कार्यकाल अब शुरू हो रहा है भारत में, तो वायसराय भी यही कहलाएंगे। ध्यान से सुनना, गवर्नर जनरल पूछ ले या प्रश्न को घुमा के वायसराय पूछ ले तो भी आपका आंसर यही करना है, टिक वहां पर आपको। उसके बाद में भारत के सम्राट की बात आती है तो बहादुर शाह पर प्रतीक ध्यान से देखना, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। समझ गए बात को? इस आधार पर ये याद रख लेना। अब देखो 18 एक प्रश्न बिल्कुल आपका ये एक तरीके से टू मार्कर का मान लो कि अब वर्तमान में इसको टू मार्कर पूछ लेगा। एक सेकेंड, ठीक, चलिए। अब वर्तमान में इसको कैसे पूछ लेगा? वो टू मार्कर पूछ लेगा आपसे, या तो हो सकता है बच्चों एक तरीके से इसको याद रख लो, या तो आपको प्री के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ लेगा, एक तरीके से इसको याद रख लो, या प्री का मतलब मैंने फिर से बोला है ऑब्जेक्टिव, समझना मेरी बात को। तो क्या पूछेगा? 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद, ये देखो 1859 कौन सा विद्रोह हुआ? तो तुम बोलोगे नील विद्रोह या नील उपद्रव। गोविंदपुरा गांव, नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में। कहां पर हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। उल्लेख क्या कहां पर मिलता है इस नील विद्रोह का? मेंशन कहां पर है? तो दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में, जबकि हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने जो है पत्र हिंदू पैट्रियाट में जो है इसका जमकर समर्थन करा था। तो दो नाम याद रखना है, एक तो दीनबंधु की पुस्तक जिसका नाम है नील दर्पण, और हरिश्चंद्र मुखर्जी का पत्र हिंदू पैट्रियाट में इसका जमकर समर्थन करा गया। नेतृत्व कर रहे थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नील उत्पादन की अनिवार्यता कर दी गई थी, मतलब जबरदस्ती हमारे यहाँ के लोगों से नील का उत्पादन करवाया जा रहा था, जबकि हमारे यहाँ के लोगों को खाने के लाले पड़े थे, क्योंकि नील की जो फसल थी उससे जो है व्यापक सूखा पड़ रहा था भारत में, या उसमें फसल पानी बहुत ज्यादा बहुतायत में लेती है। तो 1857 के पर्सपेक्टिव में आपके पास सारे फैक्ट्स आ गए। अब इसके साथ साथ अभी कुछ फैक्ट जो मैं आपको दे रहा हूं वो ध्यान से सुनो, पर उसके पहले अब आपको इन बातों को याद रखना है। यदि आप एमपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आपके मन में ख्याल भी आ रहा है और उसी के साथ साथ आपको पीएससी मेंस भी देना है, ध्यान से सुनना, और या व्यापम के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चूंकि इतिहास का अपना एक अच्छा खासा वेटेज है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप यूपीएससी दे रहे हो, ध्यान से सुनना, आप पीएससी दे रहे हो, और आप एमपीएसआई दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर, ध्यान से सुन लीजिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स जो लोग कर रहे हैं या पेपर देने वाले हैं, अभी जो जून में आई थिंक ये भी होने वाला है, और आपके इसमें हिस्ट्री जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर है, तो मैं कहूंगा आप मेरे स्पेसिफिक हिस्ट्री के बैच को डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके ले लीजिए, अथवा आप कॉम्बो बैच में आ जाइए, तो आपकी संपूर्ण मदद एक जगह हो जाएगी और आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को? आपको डायरेक्ट इस बैच को परचेज कर लेना है।
और ये नोट्स इतने सफिशिएंट हैं कि किसी भी बुक की जरूरत जल्दी नहीं पड़ेगी आपको। मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको केवल 2% ही चांसेस हैं कि कभी बुक को देखना पड़े, बाकी 98% चांसेस हैं कि आपको बुक लेनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यदि आप भारतीय इतिहास को देखोगे तो मैंने सारी चीजों को समाहित कर दिया है। धीरे धीरे हम जो है देखो 1857 का विद्रोह ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, एसआई के सिलेबस में लिखा है और मैं टॉपिक भी आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा। एसआई का पेपर में यदि 1857 का प्रश्न आएगा, आप बिल्कुल उस प्रश्न को चेक करना, आपको यहाँ से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। समझे? चलो आगे बढ़ा जाए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र करवाया भेजा गया था, उसे कैनिंग ने इलाहाबाद में जब पढ़ा तब इसमें क्या क्या बातें थी। इसमें सबसे पहले ये बात थी कि अब यहां से जो है मुगल साम्राज्य भारत में समाप्त हो रहा है। तो प्रश्न पूछता है कि भारत में मुगल साम्राज्य का ऑफिशियल एंड कब से माना जाए, तो आप बोलोगे 1858 के विक्टोरिया के डिक्लेरेशन से। दूसरा, गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया, या इसी आधार पर आपसे पूछ ले कौन थे तो आप बोल दोगे कैनिंग। समझ गए? भारत के पहले वायसराय कौन हो गए? कैनिंग। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर कि भारत के पहले वायसराय। पहले प्रश्न बहुत पूछे जाते थे पर बीच बीच में अब थोड़ा सा कम हो गए क्योंकि सब रट चुके हैं, वो वाली बात होती है। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात होती है, व्यक्तिगत सिद्धांत की बात होती है, इसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय नरेश अब जो है गोद ले सकते थे, दत्तक पुत्र ले सकते थे और उन्हीं को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे। भारतीय रजवाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखने की बात कही गई, ब्रिटिशर्स ने मानी नहीं मानी अलग चीज है, समझना। उसके बाद में धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की बात कही गई और भारत का प्रशासन चलाने हेतु भारत सचिव का पद सृजित किया गया और उसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय परिषद, जिसमें से 8 सरकार के द्वारा और 7 जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त करे गए। तो ये इनकी जगह आप इसको अच्छे से याद कर लो, जो आपको याद रखना है इसको याद करके रख लो। बाकी 1857 का विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र यदि मेंस में पूछे तो इतना छाप के आ जाना। क्लियर है? इतना कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल जल्दी से एक बार कमेंट करो पहले, इतना कर लोगे कि नहीं। अब फटाफट कुछ और बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारे द्वारा कॉम्बो बैच के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे द्वारा कॉम्बो बैच के अलावा उद्यमिता का बैच लॉन्च करा गया। एंटरप्रेन्योरशिप या मैनेजमेंट आप कुछ लोग इसको बोल रहे हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि उद्यमिता के यदि आपको 150 नंबर प्राप्त करने हैं, ध्यान से सुनना, केवल आपको उद्यमिता पढ़ना है तो आप इस बैच में जुड़ेंगे। इस बैच में जुड़ने के फायदे अलग हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी और सबसे पहले अच्छे से टॉपिक कवर अप करवा दिया जाएगा। केस स्टडी मतलब पूरी 5 यूनिट आपको विधिवत करवा दी जाएंगी और 150 नंबर में से ये प्रयास करवाया जाएगा, ये कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको 110 नंबर इस पे दिलवाऊं। कितने नंबर दिलवाऊं? 110 नंबर। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका केवल मन है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, तो एमपी की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी आपको केवल मुझसे पढ़नी है, वो भी बाइलिंगुअल पढ़नी है, तो आप केवल इस बैच को ज्वाइन करेंगे। मैं कहूंगा आपको कॉम्बो बैच ज्वाइन करो, तो ये सारे बैच फ्री हैं। पर इंडिविजुअल भी किसी का मन है कि नहीं सर इतिहास हमने कर रखा है, हमसे बन जाएगा, तो मैं आपके लिए बोलूंगा कि आप इस टॉपिक को या इस जो कोर्स है इनमें जुड़िए। क्लियर है? इस आधार पर हमारी कुछ लिंक हैं जो आपको इस क्लास के एंड में आप चेक करना, या आप हमारे यूट्यूब पेज को चेक करोगे तो वहां पर ये सारी लिंक दी हुई हैं बच्चों। आप इन लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे सेशंस कैसे लग रहे हैं इस पर चर्चा जरूर करें। मैं फिर से आपको लास्ट बार बोल दे रहा हूं कि यदि आप एमपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं, किसका पेपर देने जा रहे हैं? एमपीएसआई का यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन करें। समझ गया बात को? फिर से बोल रहा हूं, एमपीएसआई की बात हो गई, किसकी बात हो गई? एमपीएसआई का चाहे बैच हो, आपको जो क्लासेस चाहिए हो, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए, बिल्कुल समझ गए बात को। उसी के साथ साथ मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि आप एमपीपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं तो भी आपका बहुत कुछ हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे दूंगा। समझे? तो यदि सेशन अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा इस आधार पर कि अब आप जो है सेशन को आगे बढ़ाएंगे, अपने मित्रों तक दिखाएंगे। हमारे कॉम्बो बैच में फटाफट जुड़िए ताकि